अस्सलाम वालेकुम बच्चों, I am once again back. Welcome you all to the campus.pk. आज यूट्यूब वाले बच्चे तो मौजूद नहीं है। वालेकुम अस्सलाम हमजा। आज वो बच्चे मौजूद हैं जो कैंपस के ऊपर प्योर नहीं है। जी बात को शुरू करते हैं, अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं थोड़ी सी पिछली बात पे रिव्यू करके। What we have been discussing previously, हम लोग पहले क्या डिस्कस कर रहे थे? We were discussing something regarding products of vector product पे बात कर रहे थे। vectors product दो किस्मों के थे। The one was एक था dot product या जिसे आप स्केलर भी प्रोडक्ट कहा करते थे, और अगला जो दूसरी थी टाइप दैट वाज क्रॉस प्रोडक्ट जिसे आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते थे। सो दिस वाज द डिस्कशन दैट वाज गोइंग ऑन प्रीवियसली। आज इसी डिस्कशन से आगे अपने आप को लेके चलना है। हम बात करने लगे हैं आज कि भाई डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसमें जो रिजल्टेंट आता है, द रिजल्टेंट हियर इज स्केलर क्वांटिटी। रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको करवाई थी। अगर आपको याद हो कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज पॉसिबल है एग्जांपल्स के तौर पे, एग्जांपल्स का आपको पता होनी चाहिए बिकॉज एग्जांपल्स ही बाजू का क्वेश्चन में आ जाती हैं। सो हाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर? W वर्क F डॉट D। फिर इसके अलावा मैंने और एग्जांपल्स में आपको बताया था, लेट से पावर, ये मैकेनिकल पावर है F डॉट V, इलेक्ट्रिकल पावर V डॉट I, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट A और मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज B डॉट A। सो दीज वर द एग्जांपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। सर वॉइस क्लियर नहीं, आज फिर से वॉइस का इशू हो गया, वॉइस का इशू क्लियर हो गया जी। आई गेस वॉइस इज क्लियर। क्यों उस्मान साहब, अगर वॉइस क्लियर नहीं हुई तो बताइए, आई गेस क्लियर करवाइए। मैंने हो सकता है, उम्मीद है कि क्लियर हो गई हो। अच्छा जी, फिर बात करनी थी कि जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं, यू ऑलवेज गेट, whenever you expand this product dot product, you always get cos of theta। जरा थियोरेटिकल बातें कुछ चल रही हैं, गौर से सुनिएगा। यानी कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा पर डिपेंड करता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जब थीटा की वैल्यू चेंज करेगी दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी चेंज। मिसाल के तौर पे जब हो गया, क्लियर है, हो गया। मिसाल के तौर पे जब थीटा विल बिकम 0 डिग्री, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे, दिस A डॉट B विल बिकम मैक्सिमम। मैक्सिमम बोले तो AB। बात समझ रहे हो? जब थीटा 0 हो जाएगा बिकॉज cos 0 इज 1। सो इन दैट केस व्हेन थीटा इज 0 डिग्री योर डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। बात समझ में आती है? थोड़ी सी बात अभी मैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही और कर लूं, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा। सो लेट्स टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट डॉट प्रोडक्ट। बात करनी थी कि यार ये 0 कब होता है? मैक्सिमम तो समझ में आ गई, when will it be 0? मान लीजिए now two vectors are perpendicular, mutually perpendicular to each other। perpendicular बोले तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री के। अब इस सिचुएशन में सर why I have a black screen, why I have a black screen, ब्लैक स्क्रीन आ रही है किसी कदर बच्चे की, जरा चेक कर लीजिएगा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, अगर तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इनका आप लें डॉट प्रोडक्ट, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट AB cos of 90, cos 90 बोले तो 0, 0 multiplied by something, you will get 0। So this is the condition when the dot product cross carry, sorry dot cancel, when the dot product is going to be 0। आपको पता चल गया 0 कब है, आपको पता चल गया मैक्सिमम कब है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, दैट इज नेगेटिव मैक्सिमम।
नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा? व्हेन इट विल बी नेगेटिव मैक्सिमम। नो ब्लैक स्क्रीन, ओके, नो ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, आई गेस सभी प्रॉब्लम ब्लैक स्क्रीन के सॉल्व हो गया होगा। सो आई वाज टेलिंग कि नेगेटिव मैक्सिमम कब होता है? अब मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, जैसे रस्सा कशी टग ऑफ वॉर हो रही है, दोनों टीम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाह रही है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर राइट साइड पे, दूसरा वेक्टर लेफ्ट साइड पे, सो द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। इस सिचुएशन में व्हेन द व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट लीजिए, यू विल गेट ए बी कॉज ऑफ 180 डिग्री। इफ यू विल सॉल्व इट, अगर आप इनको सॉल्व करें, कॉज 180 इज माइनस ए बी, इट विल गिव यू नेगेटिव मैक्सिमम रिजल्ट। फिर एक प्रॉपर्टी है व्हेन इट विल बिकम नेगेटिव। अब क्या कह रहा हूं? सिर्फ नेगेटिव मैक्सिमम नहीं कह रहा। देखिए प्रोडक्ट cos 90 is 0, yes 0, this is what I have written मोहम्मद, cos 90 0। अच्छा, नेगेटिव और नेगेटिव मैक्सिमम में क्या फर्क है जरा ये समझिएगा। नेगेटिव से मुराद ये है कि कब डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू होगी, और नेगेटिव मैक्सिमम से मुराद ये है कि नेगेटिव होती होती अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक कब पहुंचेगी? मैक्सिमम वैल्यू तक तब पहुंचेगी जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएं। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स इट विल बिकम नेगेटिव मैक्सिमम। बट नेगेटिव कब शुरू होगी? इट विल बिकम नेगेटिव व्हेनेवर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एनी एंगल greater than 90 degree, 91, 92, 93, in that situation A dot B is equals to AB cos of that theta। 90 से बड़े किसी भी एंगल का, फॉर एग्जांपल 91, 92, किसी भी एंगल का कॉज ले, इट विल बिकम अ नेगेटिव नंबर। यानी कि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा जब एंगल 90 से एक्सीड करेगा। पॉइंट समझ रहे हैं? और मैक्सिमम को क्या पहुंचेगा जब एंगल 180 डिग्री हो जाए। मैक्सिमम और जीरो एक ही बात, मिनिमम और यस सही साहब, बिल्कुल एग्जैक्टली, मिनिमम और जीरो एक ही बात है। जीरो इज कंसिडर्ड एज मिनिमम, जी बिल्कुल एक ही बात है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कर दी सईद ने। यहां पे मैं बाकी बच्चों को भी क्लियर करता चलूं, एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, इवन बहुत बड़ी अच्छी एकेडमिक्स की नोट्स में भी ये चीज गलत लिखी हुई है। वो कहते हैं कि ये जो 180 डिग्री है इस पे वर्क मिनिमम होता है। प्लीज ये बात गौर से सुने। वो कहते हैं कि भाई 180 डिग्री पे वर्क या डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है। भाई नहीं, 180 डिग्री पे नेगेटिव मैक्सिमम होता है। मिनिमम इज जीरो, मिनिमम इज एट 90 डिग्री, नेगेटिव मैक्सिमम इज एट 180 डिग्री। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं। एक एमसीक्यू आया हुआ था कि वर्क डन इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 0। भाई जीरो तो नहीं हो सकता। अब बच्चा कंफ्यूज करते था कि यार मिनिमम है ना तो शायद 180 पे हो, और भाई 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम है, मिनिमम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे है जब वर्क जीरो होगा। बात समझ में आती है? गॉट एवरीवन क्लियर? इसी के साथ फिर थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। उम्मीद है कि जो यहां पे लिखूंगा वो नजर आएगा। चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर मैंने सवाल बनाने हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पता चल चुका है कि यहां पे हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, फॉर पैरेलल वेक्टर्स प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स द प्रोडक्ट इज मिनिमम। सो आई नो दैट नाउ I dot I what it will be, I dot I will become 1 आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। J dot J पैरेलल वेक्टर्स द रिजल्ट इज 1, K dot K द रिजल्ट इज 1, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। यूनिट वेक्टर्स है ना, जबकि इसके ऑपोजिट अगर देखूं, 8th प्रॉपर्टी में अगर देखूं, एक प्रॉपर्टी इसके बाद और बतानी है, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बता के आपको फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। कोशिश करूंगा कि आज ही चैप्टर खत्म करूं। अच्छा, फिर उसके बाद देखिएगा जरा, अब I डॉट J पूछ लूं, दे बोथ आर परपेंडिकुलर, द रिजल्ट इज 0। J डॉट K पूछ लूं, द रिजल्ट इज 0। K डॉट I पूछ लूं, द रिजल्ट इज 0। Why the result is 0? Because both of these vectors are mutually perpendicular, और perpendicular vectors का जो जवाब है that is 0। अच्छा, एक आखिरी प्रॉपर्टी ये है जिस प्रॉपर्टी का अलमशहूर नाम है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट।
जिसे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ व्हाट इज सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर एक वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, एक वेक्टर का उसके साथ खुद के साथ एंगल क्या होगा, 0। अगर मैं पूछूं भाई आपकी हाइट आपके लिहाज से कितनी मुख्तलिफ है, तो भाई कहोगे मेरी हाइट मेरे हिसाब से सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, तो डिफरेंस इज 0। इसी तरह एक एंगल का उसी के साथ, एक वेक्टर का उसी के साथ एंगल 0 होता है। इन दैट सिचुएशन, उस केस में ये हो जाएगा a डॉट इज a स्क्वायर cos 0 इज 1। सो इन दिस केस एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करें, जवाब उसका स्क्वायर आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट या सेल्फ स्क्वायर प्रॉपर्टी, दोनों इसके नाम है। ठीक है जी, यहां तक तो आपके पास प्रॉपर्टीज होगी, इनको जरा कहीं पर लिख लें, इनको अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह घुसा लें। अभी बात करता हूं क्रॉस प्रोडक्ट पे। आफ्टर डिस्कसिंग क्रॉस प्रोडक्ट आई एम गोना डिस्कस समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक चीज रह गई, एक चीज और बता दूं, मुझे एक चीज देख के याद आया, बस एक चीज और बताने दें, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। टिश्यू से मिटाने का मकसद सिर्फ ये है कि यार इससे जरा व्हाइट बोर्ड साफ हो जाता है, डस्टर से जरा साफ उस तरह से नहीं होता। साफ व्हाइट बोर्ड पे काम करने का और काम देखने का अपना ही मजा। एक प्रॉपर्टी नहीं बताई क्रॉस प्रोडक्ट की, जरा वो सुन लें, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करूंगा। वो प्रॉपर्टी ये है, प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि कहानी कुछ इस तरह से, आपको अगर एक वेक्टर दिया जाए ए एक्स की फॉर्म में, कंपोनेंट्स की फॉर्म में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के की फॉर्म में, और दूसरा वेक्टर बी दे दिया जाए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के की फॉर्म में, और कहा जाए इनका प्रोडक्ट लें, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने कुछ नहीं करना से मुराद ये नहीं कि आप फारिग होकर बैठे, सर ने कहा था कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना से मुराद ये है कि आपने सिर्फ x को x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, y को y वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, z को z वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। द रीजन इज दिस कि भाई x जब किसी और से मल्टीप्लाई होगा तो वो परपेंडिकुलर है, जवाब 0 हो जाएगा। सो इन दिस केस a डॉट बी इज गोइंग टू बी a x b x प्लस a y b y प्लस a z b z, दैट्स ऑल। बस ये जवाब आएगा। इस तरह से आपने कोई भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। आगे एग्जांपल्स करवाऊंगा, यू विल बी मोर फेमिलियर विद दैट। आपको एग्जांपल्स ज्यादा मजीद समझ में आ जाएंगी। सो एग्जांपल्स तक के लिए छोड़ते हैं ये बात, इससे आगे फिलहाल मूव करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो बात करनी है दैट इज ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। पहली सबसे चीज जो कल भी आपको बताई थी, इसमें जो रिजल्टेंट आता है दैट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और अगर जवाब वेक्टर क्वांटिटी आए, यू विल से सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल्स भी लास्ट टाइम आपको बताई थी। इसके एग्जाम्पल्स में से जो मशहूर आपकी किताब से ली गई एग्जाम्पल्स है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया जवाब वेक्टर आ गया। E इज इक्वल टू वी बी क्रॉस एल, ये सेकेंड ईयर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसी तरह E इज इक्वल टू देन देयर आर pretty more examples. Yes, F is equals to I L क्रॉस B। मैंने यहां पे बताया था कि यहां पे L को एज अ वेक्टर ट्रीट किया जा रहा है, I को वेक्टर ट्रीट नहीं किया जा रहा। देन देयर इज यस वेरी फेमस एग्जांपल टॉर्क R क्रॉस F, ये हम कैसे भूल सकते हैं।
सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पे बात आगे निकले अगर, तो इसकी एक्सपेंशन क्या है? इसकी एक्सपेंशन ये है, फॉर एग्जांपल आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, व्हाट यू विल गेट ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। क्योंकि बड़ी अहम बात करने लगा हूं, क्योंकि द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूनिट वेक्टर एन। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए? इट्स डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज और बाय RHR। RHR बोले तो राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, फटाफट जरा देख लें। राइट हैंड रूल कहता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं A और B, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। ये बातें आपके एफएससी की सिर्फ हल्की सी रिवाइज इसलिए करवा रहा हूं, आगे मैंने क्वेश्चंस करवाने आ रहा हूं। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम आ रहा हूं। आप करेंगे क्या राइट हैंड रूल से? ओपन योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, कर्ल देम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ बनाना जरा मुश्किल है, तो मैं इसको जरा ऊपर की तरफ बना देता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। अब अगर मुझे कहा जाए B क्रॉस A फाइंड करें, तो B की डायरेक्शन में खोलूंगा, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में खोलते हैं, B की डायरेक्शन में खोलूंगा और A की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा। नाउ दिस इज इनसाइड। सो भाई यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है, ऑपोजिट है। यानी कि बड़ी अहम बात आ गई, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ऐसे ही है, ऑपोजिट आ रहे हैं। यानी कि फर्दर मोर लिखा जा सकता है A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, बिकॉज दे आर ऑपोजिट। ऑपोजिट बोले तो दे आर नॉन कॉम्यूटेटिव। ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, बात पल्ले पड़ती है यार। वो प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता था, ये प्रोडक्ट नॉन कॉम्यूटेटिव है। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलें, लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर, तो क्योंकि ये साइन पे डिपेंड करता है, तो इसका मैग्नीट्यूड A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन ऑफ थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन थीटा, साइन थीटा। ये साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। सो लेट्स से कि भाई ये 0 डिग्री पे क्या होगा, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होगा? सर राइट हैंड रूल फिर बता दें। हातिम एक ड्रामा लगता होता था मेरे बचपन में, स्टार प्लस पे हातिम। तो हातिम बात करते हैं कि यार राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल कहता है कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करें, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें। A क्रॉस B फाइंड करना है, तो A की डायरेक्शन में खोला, B की डायरेक्शन में कर्ल किया। थंब बाहर की तरफ है, थंब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। अब B क्रॉस A करना है, तो B की डायरेक्शन ऐसे है ना, B की डायरेक्शन में खोला, A की डायरेक्शन में कर्ल किया। B क्रॉस A अंदर की तरफ, A क्रॉस B बाहर, B क्रॉस A अंदर। अच्छा मेरा हाथ नीचे हो गया। A क्रॉस B बाहर और B क्रॉस A अंदर, तो ऑपोजिट है, बराबर नहीं है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, बात कर रहा था कि ये साइन थीटा पे डिपेंड करता है, तो भाई फिर पैरेलल के लिए क्या होगा? पैरेलल ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका एंगल आपस में 0 डिग्री हो चुका है। जरा पुट A क्रॉस B AB साइन ऑफ 0। साइन 0 इज व्हाट इज साइन 0? साइन 0 इज 0। सो ऐसी सिचुएशन में जो दो पैरेलल वेक्टर्स हों उनका प्रोडक्ट नल वेक्टर पता नहीं कौन याद कर रहा है इस टाइम। अच्छा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 0। गॉट इट? पॉइंट समझ में आता है? उनका प्रोडक्ट 0 आता है, 0 मैग्नीट्यूड। यानी यू कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। बात समझ में आती है? यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो 5वें पॉइंट पे, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स में व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, AB साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 इज 1, इट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम रिजल्ट। सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में रिजल्ट क्या आता है? मैक्सिमम आता है। सो पैरेलल, और साथ ही बता देता हूं एंटी पैरेलल।
एंटी पैरेलल थीटा बोले तो 180 डिग्री इन बोथ केसेस साइन की वैल्यू 0 पे और 180 पे 0 होती है। कोरोना याद कर रहा है सर, जाने दे यार, आतिम ना कर ऐसे। अच्छा, सो साइन 0 और साइन 180 डिग्री 0 होता है। सो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, द क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0 और नल वेक्टर। राइट, गॉट इट उस्मान साहब? हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद ये 5 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और कर लें। देखो यार, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो उसकी डायरेक्शन क्या है ये जरा मुझे देखनी है, ये बात मुझे करनी है। अगर आई क्रॉस जे फाइंड करूं तो भाई ये कैसे होगा, ये जरा ऊपर लिखता हूं, बल्कि साइड पे लिखता हूं, इस तरफ लिखता हूं, क्योंकि अब जरा ये बात बस अहम आ गई। इसके बाद मैं बढ़ूंगा सवालों की जानिब और फिर अगले टॉपिक्स की जानिब मूव ऑन करूंगा। अच्छा जी, चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने कहा था बात करनी है। लेट्स टॉक अबाउट आई क्रॉस जे। इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो यार, समझाने के लिए बताने लगा हूं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, के यानी जेड एक्सिस के अलोंग। अब आपसे आई क्रॉस जे कह रहे हैं। आई क्रॉस जे कैसे करना है? राइट हैंड रूल वालों जरा तवज्जो मेरी तरफ करनी है। आई की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन किया, जे की डायरेक्शन में कर्ल किया। थंब किस तरफ है? बाहर की तरफ। बाहर बोले तो जेड एक्सिस। सो आई क्रॉस जे दैट इज के। यू गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आती है? सर परपेंडिकुलर रिपीट कर दें प्लीज। उस्मान साहब परपेंडिकुलर में देखिएगा, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे लिखो या ना लिखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी बोले तो मैक्सिमम रिजल्ट। सो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए मैक्सिमम आता है। ठीक है, अच्छा उम्मीद है सुन लिया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद बात करनी है जी जे क्रॉस के की। अब जे क्रॉस के जरा तवज्जो रखो, जे किधर है? ऊपर की तरफ, के किधर है? बाहर की तरफ, आपकी तरफ। सो ये देखो, ऊपर को हाथ खोला और के की तरफ कर्ल किया लाइक दिस। ये किस तरफ आ रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, मेरे इशारों के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, बस डायरेक्शन पे फोकस करना है। जे क्रॉस के इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस यानी आई। बात समझ गए? इसी तरह अगर हम बात करें के क्रॉस आई की, तो भाई देखो के किस तरफ है? बाहर की तरफ है। आई किस तरफ है? उस तरफ है। तो देखो भाई, बाहर की तरफ फिंगर्स को ओपन किया लाइक दिस, आपकी तरफ फिंगर्स को ओपन किया और इस तरफ आई की डायरेक्शन में कर्ल किया और प्रोडक्ट किस तरफ आ गया? जे की डायरेक्शन में। सो के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अब इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूं आपको। अगर इस तरह के सवाल हैं तो आपने फौरन करना है, इतना टाइम नहीं करने का। सो आपको याद करने का तरीका बता देता हूं, शॉर्टकट, छोटा रास्ता। आपने एक सर्कल ड्रॉ करके सर्कल के करने 3 हिस्से, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीन हिस्से हो गए, 1 2 3। सो हर हिस्से का नाम दें। इसका नाम कर लें आई, इसका नाम कर लें जे, इसका नाम कर लें के। तो आपको जब कहा जाए कि आई क्रॉस जे करो, अगर तो आप एरोस की डायरेक्शन में चल रहे हो तो वजह रखनी है। सही, मैं आपको क्वेश्चन बाद में देखता हूं। आई क्रॉस जे करो तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, अगला फिगर के है। के क्रॉस आई कहा जाए तो अगला फिगर जे है। जे क्रॉस के कहा जाए तो अगला फिगर आई है। एरोस की डायरेक्शन में चलेंगे तो अगली वैल्यू जवाब होगा। अगर एरो से ऑपोजिट चल रहे हैं, आई क्रॉस के कर रहे हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं ना, एरोस ऊपर की तरफ है, आप एरो से ऑपोजिट चल रहे हैं, आई क्रॉस के जवाब आ जाएगा माइनस जे। सो अगर आप ऐसे चलेंगे जवाब आ जाएगा माइनस जे। अगर आप कर रहे हैं के क्रॉस जे, उल्टा चल रहे हैं, जवाब आ जाएगा माइनस आई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? हाँ जी, सही से बाबा। आपका सवाल है सर इसमें नेगेटिव मैक्सिमम नहीं होता। नहीं जी, इसमें नेगेटिव मैक्सिमम नहीं होता, बिकॉज ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसमें नेगेटिव मैक्सिमम नहीं होता। ओके, चले यार, मैं आपको समझाने बैठा तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो डिस्कशन नेगेटिव मैक्सिमम की करना वर्थ इट नहीं है अभी आपके साथ। तो इतना समझ लें कि इसमें नहीं होता।
लो भाई आते हैं सवालों की जानिब। सवाल फटकाने शुरू करते हैं कि हमने ये पिछले 15-20 मिनट में क्या सीखा है। अच्छा यार सवालों की जानिब आओ जरा। पहला सवाल करते हैं। लो जी पहला सवाल जरा करते हैं। मुश्किल तो नहीं, वो चीज मैंने डिस्कस नहीं करवाई इसलिए वो करवा लगा। मोमेन का कमेंट आया एंगल बिटवीन आई। अच्छा ओके मोमेन, ये वाला सवाल मैं भी करवाता हूं आपको। एंगल वाले क्वेश्चन मैंने भी करवाने हैं। मोमेन वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारी क्लास को भी क्वेश्चन करवाता हूं। ए इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई माइनस जे। दिस क्वेश्चन मैं भी सबको करवाता हूं। अभी देखिएगा क्या करने लगा था मैं। इसको करने के शॉर्टकट मेथड भी मैं भी आपको करवाता हूं, सबको करवाता हूं ये वाला सवाल। इंशाल्लाह पॉसिबल ही आज ही करवाऊंगा। हाँ सवाल करवाने लगा था आपको, क्रॉस प्रोडक्ट मिटा दें। सवाल है जी, सवाल कुछ इस तरह से, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यार जवाब देने जरा साथ साथ अब जरा चौकस होकर टाइपिंग करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is given by option A rectangle, option B parallelogram, option C circle, option D none. So what do you think is the correct option? जरा जवाब फेंको जरा जल्दी। समझाता हूं सवाल तब तक जब तक आप जवाब लिखते हो। सवाल कुछ इस तरह से कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे आता है। सो मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ये ए, दूसरा वेक्टर है ये बी। आया ये बी है, दूसरा वेक्टर तुम्हारे पास ये बी। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। बनाओ इसका पैरेललोग्राम। पांचवा के छठा या आखिरी पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट का। सो दिस इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझते हो, ऐसी फिगर। अभी जो फिगर बन रही है दैट इज द पैरेललोग्राम। इसका ले लो एरिया। सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बन जाता है। शाबाश अरमगान। और ए रेक्टेंगल नहीं, इट इज द पैरेललोग्राम। अरमगान के पैरेललोग्राम। शाबाश ऑप्शन बी। शाबाश हमजा भाई शाबाश। अच्छा यार अब चलें पहले इसका शरादे आपने एक सवाल करवा दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इसने शरादे ने क्वेश्चन किया था कि पहले ये करवा के फिर आगे बढ़ता हूं। ए इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई माइनस जे। आपका नाम क्या था जो जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया था। बी। शाबाश शाबाश शाबाश। आप लोग थोड़ा सा लेट हैं मगर कोई बात नहीं, आपने ऑप्शन दिया, दैट इज गुड। अच्छा जी, ये सवाल एक शरादे ने भी किया था कि ए इज इक्वल टू आई, बी इज इक्वल टू आई माइनस जे, इनके दरमियान एंगल कितना है, थीटा क्या है। देखो आई इज अलोंग दिस, ये वेक्टर आई वेक्टर है। आई माइनस जे किस क्वाड्रेंट में होगा, प्लस प्लस, यहां पे प्लस ये माइनस, और दिस माइनस माइनस प्लस माइनस। So what do you think? I minus j किस क्वाड्रेंट में होगा? I minus j, it is going to be somewhere in this, ये ऊपर I हो गया, somewhere in this quadrant। अब देखो ये दोनों I का कोफिशिएंट और j का कोफिशिएंट बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल, ये कल के डिस्कशन में से ये बात बनती है, ये फाई कैसे आएगा? फाई इज गोइंग टू बी tan इनवर्स 1/1, यानी tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू 45। तो ये एंगल फाई जो है दैट इज 45 डिग्री। अब आपको चाहिए कौन सा? आपको चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो यहां पे अप्रोच लगाओ वो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली। सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 45। थीटा इज गोइंग टू बी, माइनस करो जरा, 315 डिग्री। ये लो पढ़ो। गॉट दिस क्वेश्चन, गॉट दिस आंसर। जिस दादी ने सवाल पूछा था, सवाल समझ में आ गया यार? उम्मीद है कि आ गया होगा। अब मैं अपने सवालों की जानिब आगे बढ़ता हूं जिनकी प्रैक्टिस मैंने आपको करवानी है। अच्छा बच्चों,
यार मुझे कुछ जवाब तो दिया करो कि जाग रहे हो कि सो गए हो, मुझे पता नहीं लगता, पता नहीं गश खा गए हो, सो गए हो, बेहोश हो गए हो। कमेंट मारा करो यार, मुझे पता लगे जाग रहे हो। अब आप लोगों ने एक सवाल करना है, सब लोगों ने घर में बैठ के सॉल्व करना। सर दोबारा, शाबाश आतिम शाबाश, दोबारा बता दें। अब ये एंड पे करी। अच्छा यार सब ने घर बैठ के एक सवाल करना है, a इज इक्वल टू आई प्लस जे है और b इज इक्वल टू है माइनस आई माइनस जे। इनके दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है। अब आपने, ये आपका काम है, ये आपकी एक असाइनमेंट है। दोबारा मैं एंड पे बताऊंगा हातिम, ये अब आप लोगों ने करना है। ये सवाल कहीं लिख लें, इसको शायद आज की क्लास के एंड पे, कल की क्लास में शुरू में डिस्कस करवाऊंगा। फिलहाल अभी आगे चलते हैं। सवाल उम्मीद है लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो हल्का सा पीछे करके सर जगह भी सर जागे हुए हैं, डोंट वरी आप बस। ओके सो यार आप मुझे बताते रहा करो ना साथ साथ। सवाल आ गया जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल थीटा क्या होगा दो वेक्टर्स में अगर a डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ऑप्शन 60 डिग्री, ऑप्शन 40 डिग्री, ऑप्शन है ये b होता है यार, ABC भी भूल गए हो, ये C हो गया। ऑप्शन 45 डिग्री, ऑप्शन D 90 डिग्री। क्या है इसका सोल्यूशन? हातिम बेटा क्या है इसका सोल्यूशन, जरा सोचो इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो वो कह रहे हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू a क्रॉस b। a डॉट बी बोले तो a b कॉज ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू a b साइन ऑफ थीटा। यहां पे n कैप नहीं डाला। n कैप क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। काटो a b को a b से, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल कब आता है? अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर देख लो। 1 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू टैन थीटा और थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1। ये सारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस के साथ ब्रेन में करो अपने। टैन इनवर्स 1 बोले तो 45 डिग्री। ठीक है जी, नॉट डी हमजा, डी इज नॉट द ऑप्शन। सुलेमान हातिम सी ऑप्शन, शाबाश दोनों, शाबाश गुड। हमजा बेटा सोल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जरा देख लो सोल्यूशन को। बात समझ में आती है? सो लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर। अच्छा यार आगे आओ इससे जरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस अनदर गुड क्वेश्चन, बल्कि ये सिंपल है। यस अ गुड क्वेश्चन इज, आई हैव गॉट अ गुड क्वेश्चन हियर। एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे ज़हन में आ गया, यहां पे मेरे पास है, मेरे नोट्स में मौजूद है। सवाल कुछ इस तरह का कि अगर एफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए डॉट बी, देन एंगल व्हाट इज द, अच्छा ओ यस, बड़ा मजा का सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? यार ये देखो ये सवाल है जहां पे आपने अपना कल का दिमाग इस्तेमाल करना है। कल वाला सारा दिमाग, कल का और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे लगाना है। ठीक है बच्चों, जाग रहे हो ना? ऑप्शन दे देता हूं। एक ऑप्शन है a प्लस बी के इक्वल आएगा जवाब। एक ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल आएगा। एक ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस, ओहो ये a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 रेज़ टू द पावर अंडर रूट 2 के इक्वल आएगा। एक ऑप्शन है जी डी ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab रेज़ टू द पावर 1/2। क्या ख्याल है? सारे जागो जरा इस सवाल को सॉल्व करो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां पे आपने अपने दिमाग को अप्लाई करना सीखना है। तो भाई जरा अप्लाई करो अपने दिमाग को, सोचो और जवाब दो। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हमने करना कैसे? यहां पे दो कॉन्सेप्ट्स लगने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस कंडीशन से एंगल फाइंड करें, दोनों के दरमियान एंगल कितना। सो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, दिस इज अंडर रूट 3, ए डॉट बी इज ए पी कॉस थीटा। ए बी काटो ए बी से, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा, इसको नीचे ले आओ, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3।
ये मैं अपने बच्चों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को ये देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि यार ये नीचे आ जाएगा साइन ओवर कॉस tan बन जाएगा, tan इज इक्वल टू √3। tan √3 क्या होता है? tan थीटा √3 है, तो थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। जरा कैलकुलेटर पे मारे बगैर सोच के बताएं, व्हाट इज tan इनवर्स √3? थीटा इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। पता लगना चाहिए थीटा क्या है? 60 डिग्री। मैथमेटिक्स वाले हो, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब जरा कल वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो यहां पे, जो कल चीज सिखाई थी कि भाई दो वेक्टर्स अगर नॉन परपेंडिकुलर हो तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। याद है कल छोटे होते एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। याद है ये फॉर्मूला? ये कल बताया था। अरमगान 60 शाबाश। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू भाई a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 कहते हैं 1/2 को, कट गया तो जवाब क्या आ गया? a² प्लस b² प्लस ab की पावर 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? सी ऑप्शन, नॉट सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मजा आया सवाल का? ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में फुर्ती के साथ करनी आती होनी चाहिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख जाओगे। लो जी एक सवाल और पढ़ाते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज, एक सवाल और जरा कर लेते हैं इसी कैटेगरी के ऊपर। यस, द क्वेश्चन इज गुड। कहते हैं कि if p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q, देन अगर p q के परपेंडिकुलर हो तो इनमें से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? पहली ऑप्शन है जी p वेक्टर डॉट p प्लस q इज इक्वल्स टू p² प्लस pq। बी ऑप्शन है p डॉट q इज इक्वल्स टू 1। p, ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है जी p डॉट p प्लस q इज इक्वल्स टू p²। और आखिरी ऑप्शन है डी p प्लस p डॉट q इज इक्वल्स टू pq। लो भाई, अब जरा तवज्जो के साथ सवाल की तरफ देखो। मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा जरा अटेंटिव होकर सवाल को सुने। सही नजर आ रहा है? अच्छा जी, सवाल कुछ इस तरह का कहते हैं कि यार अगर P और Q आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोले तो दे हैव गॉट एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम। इस सिचुएशन में कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? अगर तुम ए ऑप्शन को देखो तो ए ऑप्शन में लिखा क्या हुआ? इस वक्त सारा कुछ भूल जाओ, सिर्फ ए ऑप्शन को देखो, इसमें लिखा क्या हुआ है? P डॉट P प्लस Q और मल्टीप्लाई हो गया p² प्लस pq। तो वैसे देखा जाए ना तो ये ए ऑप्शन, जो ऑप्शन लिखी हुई है वो ठीक है। मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, ये आपने मैथमेटिक्स में चीजें पढ़ी हुई है। सो लेकिन अगर इसको वेक्टर प्रोडक्ट के हवाले से देखा जाए तो ये गलत है। क्यों भाई? पी क्यू से परपेंडिकुलर है तो पी डॉट पी तो सीधा सीधा वैसे ही जीरो हो जाएगा। सॉरी, पी डॉट पी तो सीधा सीधा वैसे ही p² हो जाएगा, लेकिन p को जब q से डॉट प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब 0 आ जाएगा, यानी ये नहीं होना चाहिए बीच में, यानी ऑप्शन गलत है। जरा गौर से सुनना दोबारा, p डॉट p तो p² हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी सेल्फ स्क्वायर प्रॉपर्टी बताई।
अगर P को Q से मल्टीप्लाई करूंगा डॉट प्रोडक्ट के जरिए तो भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये नहीं लिखना चाहिए, लिखा हुआ है, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। इसके बाद P डॉट Q, भाई दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 नहीं होता, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बी ऑप्शन भी गलत हो गई, बात समझ में आती है। अगर आप सी ऑप्शन को देखिए तो व्हाट इज सी ऑप्शन, यहां पे P डॉट P लेंगे तो P डॉट P तो P स्क्वायर आ जाएगा, फिर P डॉट Q लेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ इसका मतलब 0 लिखा हुआ है, दैट मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और जो पीछे बचती है P डॉट Q परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट बार बता चुका हूं 0 है, यहाँ पे PQ लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत है। ठीक है जी, अरमगान नॉट डी इज नॉट करेक्ट हियर, परपेंडिकुलर है, P डॉट Q 0 आना चाहिए मगर यहाँ पे PQ लिखा हुआ है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हातिम शाबाश। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक पहले छोटी सी असाइनमेंट दी है कैलकुलेट करने के लिए, जो मैंने भी आपको बताया कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, और ये जो मैंने भी बताया था I प्लस जे और I माइनस जे के दरमियान एंगल कैलकुलेट करना, और एक सोच रहा हूँ एक छोटी सी असाइनमेंट और दे दूँ फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूँ। ले जी, एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है सर, डॉट प्रोडक्ट था, वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ी था, वो आखिरी ऑप्शन लिखी हुई थी P डॉट Q इज इक्वल टू PQ लिखा हुआ था। तो भाई परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो वो आगे PQ, ये ऑप्शन लिखी हुई थी डी ऑप्शन, P डॉट Q इज इक्वल टू PQ। बताया था कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, PQ इज इक्वल टू cos 90 जो कि 0 आना चाहिए, इनटू cos 90 जो कि 0 आना चाहिए, जबकि जवाब PQ लिखा हुआ था, यानी कि गलत लिखा हुआ है। ये मैं आपसे कहना चाहता था मकान। अच्छा मकान, और बाकी बच्चे जरा एक सवाल और देखें, फिर उसके बाद मैं आगे मूव ऑन करूंगा। ये भी आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, प्रैक्टिस है, आप लोगों ने मुझे कल बताता हूं आपने इसका मुझे जवाब कैसे बताना है। यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, वेक्टर्स आपके पास हैं कुछ इस तरह से, एक सर्कल का रेडियस ये एक वेक्टर है, ये R एक वेक्टर है, और जनाबे वाला ये R एक वेक्टर है। What is the addition of all? इसकी ऑप्शन मैं आपको दे छोड़ता हूं, एक ऑप्शन है इसका जवाब R ही आएगा, एक ऑप्शन इसका जवाब R1 प्लस √2 आएगा, एक ऑप्शन है इसका जवाब 2R आएगा, एक ऑप्शन है A B C भाई, और एक ऑप्शन इसका जवाब आएगा R √2 - 1। लो जी, आप लोगों ने करना है, ये आप लोग लिख लें। अब आप लोगों ने करना क्या है, वो जो 2 सवाल मैंने भी आपको दिए आज के लेक्चर में, वो सॉल्व करके उनकी तस्वीर लेके आपने मेरे मैसेंजर के ऊपर मुझे भेजना है, ताकि मैं आपका वहां पे इसका जवाब सही दे के आपको सही जवाब का रिप्लाई कर सकूं कि आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं, आपने जवाब कैसे दिए, किस अप्रोच निकाला। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू आंसर एटलीस्ट, मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा एटलीस्ट आंसर जरूर करे, गलत है या सही वो एक बात की बात है, हर बच्चा एटलीस्ट पार्टिसिपेट जरूर करे। सो आई होप कि आप जवाब जरूर देंगे। लो भाई, अब एक इस चैप्टर के एक आखिरी पार्ट बात कर लें, आखिरी पार्ट पे बात कर लें, 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट में आखिरी पार्ट को डिस्कस करते हैं। दैट आखिरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज
इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों ने सुनने गौर से, मेरे तरह लिखने तक आप जरा मुझे ये बताएं जवाब में कमेंट करके, इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी है। सवाल सुना है, इक्विलिब्रियम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर देयर, जरा मुझे फटाफट आप लोगों ने ये बताना। जरा लिखना शुरू करें, कमेंट देना शुरू करें, तब तक मैं लिखूं मैंने आपको करवाना क्या। लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। अब आपने गौर से लिखनी चीज है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का जनरल जुबान में मतलब है बैलेंस्ड स्टेट। जब कोई चीज बैलेंस हो जाए हम कहते हैं कि वो चीज इक्विलिब्रियम के अंदर है। अच्छा, अब बड़ा अहम सवाल पूछा जाता है कि जी इक्विलिब्रियम की दो कौन कौन सी, अब्दुल्ला हातिम, कौन कौन सी टाइप्स है इक्विलिब्रियम की, जरा ये बताएं। टाइप्स की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी जरा बताएं। हवान 2, मोहम्मद 2 टाइप, स्टैटिक एंड डायनामिक। शाबाश हातिम, शाबाश। अरबकान 3 नहीं। जरा गौर से सुनो, इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स वो 3 है, 1 2 3। इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, बचपन में पढ़ा था, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। अब यहां पे मिक्स नहीं करना, स्टेट्स कितनी है 3। और अगर बात की जाए कंडीशंस की, कंडीशंस 2 है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन बोले तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन का एक और नाम भी है, पहली कंडीशन को कहा जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फिर दूसरी कंडीशन, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, इसको कहा जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर यहां से बात आगे लेके चलते हैं और कंडीशंस भी हो गई, स्टेट्स भी हो गई। यार इनको डब्बे में बंद कर लो ना, ताकि मेरे बच्चों को पता चलता रहे कि मैं क्या बता रहा हूं। कंडीशंस 2, स्टेट्स 3, टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। टाइप्स कौन सी हैं जी, टाइप्स भी 2 हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक है जी स्टैटिक और एक है डायनेमिक। अब आपने गौर से बात सुननी है, स्टैटिक और डायनेमिक ये 2 तो इसकी इक्विलिब्रियम की टाइप्स हो गई। अच्छा, अब गौर से सुनो, स्टेबल, अनस्टेबल और जब बात करते हैं हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, न्यूट्रल की स्पेलिंग गलत हो गया, देख लेना, सही कर लेना। जब हम बात करते हैं स्टेट्स की, यानी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल की, तो ये बातें तो आपने मैट्रिक में पढ़नी हुई है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सरसरी से एक दफा सुन लेना। ऐसी बॉडी जिस पे फोर्स लगाई जाए, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां है वहां ही रहे, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और अगर बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर जाए, वो कौन सी है, अनस्टेबल। अगर बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से उठे, बदलने के बाद उसी जगह पे आ जाए, वो स्टेबल है। स्टेबल, अनस्टेबल, हातिम नहीं, हतीम, ओके हतीम, आई एम सॉरी, मुझे पर हातिम अच्छा लगता है। अच्छा खैर, तो अगर तो वापस आ जाए तो स्टेबल है, वापस ना आए अनस्टेबल है, गिर जाए अनस्टेबल है। और भाई अगर हिले ही ना अपनी जगह से तो वो न्यूट्रल है। तो बात कर रहा था स्टेट्स पे, कंडीशंस बता दी, 2 होती हैं, फोर्स 0 तो ट्रांसलेशनल, टॉर्क 0 तो रोटेशनल। यार अब बात सुनिए बड़े गौर से। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 है, तो फोर्स 0 का मतलब क्या है, इसमें बॉडी पर लगने वाली एक्सेलरेशन 0 होगी। अगर एक्सेलरेशन 0 है, यार बड़ी अहम बात है, गौर से सुनना, अगर बॉडी पर लगने वाली एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 कब हो सकती है, जब वेलोसिटी 0 हो, वेलोसिटी है ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, या जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। दोनों केस में एक्सेलरेशन 0 होगी और दोनों केस में कहा जाएगा बॉडी किस में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो बात करते हैं वेलोसिटी 0। अगर बॉडी की वेलोसिटी, एज यू विश, थैंक यू। अच्छा, जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो
व्हाट विल हैपन, बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे। मान लो कि ये डस्टर मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है, ये रुका हुआ है कि मूव कर रहा है, रुका हुआ है। इट्स वेलोसिटी इज जीरो। क्या इस पे फोर्सेस का सम जीरो है? यस है। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। क्योंकि ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो व्हाट इट विल बी द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी जीरो होती है। बात समझ रहे हो? और इस केस में अगर देखो इसी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म की बात करो, अब देखो चैप्टर नंबर, अब तो तुम लोग एफएससी कर चुके हो, वो बात पड़ी थी ना वो रेन ड्रॉपलेट की, चैप्टर नंबर 6 में टर्मिनल वेलोसिटी की। रेन ड्रॉपलेट नीचे गिरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उस पे लगने वाली फोर्सेस दो हैं, एक ग्रेविटी की फोर्स नीचे, एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, दोनों बराबर हो गई। जब दोनों बराबर हो जाए तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरना शुरू करता है। तो किससे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो हम कहेंगे वो किस टाइप को फॉलो कर रहे हैं? इट इज फॉलोइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात पहले पड़ती। अगर आप बात करो टॉर्क की, अब टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क में क्या चीज जीरो होती है? चैप्टर नंबर 5, अगर टॉर्क ना लगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज गोइंग टू बी जीरो। अल्फा कब जीरो होता है? अल्फा जीरो होता है जब ओमेगा जीरो हो या ओमेगा यूनिफॉर्म हो। अगर ओमेगा जीरो है तो जो हमारे ऊपर जो पंखा लगा उसे बंद कर दो, उस पंखे को रोक दो, वो पंखा रुक जाएगा। ओमेगा जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, तो आप कहोगे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कौन सा रोटेशनल इक्विलिब्रियम? स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। हाँ, इसकी एक एग्जांपल रुका हुआ पंखा भी हो गई। इसकी एक और एग्जांपल भी है सी सॉ ऐसे जो लेते हो ना बागों में जाके, वो जो ऐसे मूव करता है, सी सॉ ऐसे से जब नीचे से फिक्स होता है, इधर तुम बैठते हो तो तुम्हारा दोस्त बैठता है और तुम दोनों ऐसे मजे मजे से खेलते हो, वो सी सॉ। अगर तुम और तुम्हारा दोस्त बराबर वजन के, वो सी सॉ बैलेंस हो जाए, ऐसे ऐसे ना हो, बैलेंस हो जाए, तुम कहोगे कौन सा? रोटेट नहीं कर रहा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, रोटेट नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो कौन सा रोटेशनल इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक। बात समझ रहे हो? हाँ, अब तुम्हारे ऊपर जो पंखा लगा हुआ है वो छत पे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मगर कौन सा? डायनामिक। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। बस 2-1 मिनट और तुम्हारे लूंगा। टॉर्क से रिलेटेड 2-1 मिनट और तुम लोग के लूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? जरा बताओ मुझे। क्लियर है? यस सर। चलें जी, शाबाश हमजा, शाबाश अब्दुल्ला, शाबाश। अच्छा जी, एक सवाल आ गया। सवाल है जी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड रिलेशन फॉर टॉर्क। फॉलोइंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, फाइंड टॉर्क। सो फोर्स कैसे लग रही है जरा करो गौर। ये है एक प्लैंक, ये है एक बॉडी, इस पे फोर्स लग रही है कुछ यूं, कुछ इस तरह। हाजा मोमेंट आर्म, दिस एंगल इज थीटा, ये फोर्स है, और आपने बताना क्या है द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। एक है जी टॉर्क जीरो, एक है जी टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा वेक्टर एन, एक है टॉ इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा वेक्टर एन।
और एक कर लें नन, जब कुछ समझ ना आए तो नन। क्यों भाई? आबे सुषमान अब्दुल्ला जरा जवाब दीजिए इसका, शाबाश। जिन जिनके कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूं, जिनका नाम नहीं ले पा रहा वो ये मत समझे कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। ऑल आर माई किड्स, ऑल आर माई पीपल, लव यू ऑल। इसका जरा जवाब दीजिएगा, क्या ख्याल है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? चलो जब तक तुम लोगों ने देखना और जवाब देना मैं खुद इसको सॉल्व कर लेता हूं। सो ही जाते हो पता नहीं, कमेंट लिखने बैठते हो, बेहोश हो जाते हो। फटाफट फटाफट जवाब दिया करो। अच्छा यार, आप जानते हो कि टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है? आर एफ साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। फिलहाल इस एन कैप की बात ना करो, ये तो वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। मुझे ये बताओ, तवज्जो रखनी जरा, बी ऑप्शन आर एफ साइन थीटा। मोहम्मद अरमगान, गलत जवाब है बी ऑप्शन। ये वो जवाब है जो बच्चे मोस्टली देते हैं और ये जवाब गलत हो जाता है। ये बी ऑप्शन नहीं है, जरा सुनो गौर से, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। ये वाली डायग्राम दोबारा बनाने को प्लीज गौर से सुनना। मैं अब सब बच्चों से मुखातिब हूं, प्लीज जरा साथ साथ मुझे रिप्लाई करते जाना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। मानो कि फोर्स लग रही है इस तरह, बड़ी अहम बात है यार, जरा गौर से सुनना। हाँ भाई सुनते हो गौर से? सर लिख तो दिया। अब सुनो जरा गौर से, हमजा ए ऑप्शन भी नहीं है, जरा सुनो गौर से। देखो यार, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म? फोर्स और मोमेंट आर्म में एंगल क्या होता? एंगल होता 90 डिग्री, ऐसे ही है। तो तुम कहते कि अब एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज मैक्सिमम। सो याद रहे, टॉर्क के साथ जो साइन थीटा लिखा जाता है, ये थीटा कौन सा एंगल है? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म, सॉरी मोमेंट आर्म, ऐसे ही है, इसके दरमियान एंगल है। मगर देखो अब मैंने एंगल कौन सा दी है? अब मैंने एंगल दिया नॉर्मल के दरमियान और फोर्स के दरमियान। अब तुम्हें कौन सा एंगल चाहिए था? मानो कि ये मोमेंट आर्म है और ये एंगल तुम्हें चाहिए था फाई। तुम्हें जो एंगल दिया है ऊपर वाला थीटा है भाई उस्मान। यास लिख दिया तुमने, यस की जगह जज्बाती हो गया लगता है। सो तुम्हें एंगल चाहिए था फाई, तुम्हें दिया गया थीटा, तो फाई कैसे आएगा? तवज्जो रखनी है, जरा गौर से देखो इधर, ये सारा एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 में से ये थीटा निकाल दूं तो फाई आ जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ऐसे ही है। तो फिर जरा टॉर्क का बनाओ फॉर्मूला, देखो जरा गौर से। टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा आर एफ साइन, फाई की जगह लिखो 90 माइनस थीटा और एन कैप, साथ यूनिट वेक्टर आ गया। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। ओए मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा एन कैप। हाँ भाई, सवाल ये वो था जो मोस्टली गलत होता है। और डी ऑप्शन भी नहीं है हमजा, हतीम साल है वो, सुन लो जरा, सही स्टेटमेंट सुन लो, सही एक्सप्लेनेशन सुन लो, अब जवाब दो। अब देखो बात पहले पड़ती है कि नहीं पड़ती। एक कपल का क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा इसकी कल टेस्ट में। हाँ हतीम सी, शाबाश। सो उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देन आज का लेक्चर करते हैं बस। हमजा प्लीज रिपीट। ओहो चल यार, मैं टाइम एंड पे निकाल के रिपीट करता हूँ। एक बच्चे ने और रिपीट का कहा था, मुझे भूल गया उसका, एंड पे मुझे बताना, एंड पे रिपीट करवा दूंगा। एक आखिरी सवाल, कंसिडर द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैंक, प्लैंक कहते हैं तख्ते को, ऑफ 2 मीटर लेंथ, फाइंड कपल
अब ये कपल फाइंड करने के लिए किसी पार्क शार्क में नहीं निकल जाना, ये फिजिक्स वाला कपल है। सो दिस इज योर प्लैंक, ये वो तख्ता है, कुछ इस तरह से। यस, दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे, एफ ऐसे और एक एफ ऐसे, सच दैट कि ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और प्लैंक की लेंथ है कितनी, 2 मीटर। सो भाई कपल फाइंड करो। अब मैं इसके ऑप्शन लिखूं सारी, और ऑप्शन लिखने के बाद तुम लोगों के जवाब का इंतजार करूं, टाइम इतना नहीं है मेरे पास। मैं तुम लोगों को कपल का बता देता हूं। यस हतीम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कपल एंड टॉर्क? तो पहले कपल एंड टॉर्क का जवाब दे दूं। यार देखो, टॉर्क है सिंपल, एक पिवट पॉइंट और एक फोर्स लग रही है। सो इस फोर्स के नतीजे में, इस मोमेंट आर्क के नतीजे में जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज टॉर्क। मगर इस केस में जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग टूटी खोलते हो जैसे नहाने के लिए, जब दो साइड से डबल फोर्सेस लग रही हो तो उसके नतीजे में जो चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज कपल। अब कपल का फॉर्मूला ऐसी सिचुएशन में यार सुन लो, जल्दी से सुन लो। फोर्स का फॉर्मूला है, कपल का फॉर्मूला है टॉर्क ऑफ कपल दैट इज इक्वल्स टू perpendicular distance between force multiply by force into sin of theta। तो करो जरा वैल्यू, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान फासला क्या है, 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज 2 मीटर। फिर फोर्स कितनी है, फोर्स है 10, साइन ऑफ एंगल कितना है 30। पुट करके जवाब निकाल लेना। इट वुड बी ऑलमोस्ट 10 न्यूटन मीटर का कपल आएगा। ठीक है यार। अब हमजा और हतीम, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी योर प्रॉब्लम्स। आई गेस आप दोनों ने कुछ रिपीट करने का बोला था, सो यू कैन टेक्स्ट मी योर प्रॉब्लम्स। आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर, आई विल पॉसिबली आंसर यू देयर। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दो, सब बच्चे इजाजत दो। अच्छा यार, एक बात और बड़ी है, मैं तुम लोग के रिव्यूज पढ़ रहा था, रिव्यूज जब दिया करो तो खाली स्टार मत दिया करो, मतलब लिखा करो क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए, क्या चीज़ बेहतर नहीं होनी चाहिए, ताकि उसमें मुझे भी तुम लोग को बेहतर करने का मौका मिले और मुझे खुद को बेहतर करने का मौका मिले। ठीक है, उसमें लिखा करो कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई। तो उसको फिर हम बाहमी ताउन से देखेंगे क्या चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है जी, इजाज़त दो मुझे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।